फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और पेपर आज स्टडी करने वाले हैं हम लोग, जो कि है तुम्हारा जून 2024 का पेपर है। इससे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, इसी को डिस्कस करेंगे। और जो पैटर्न होगा ना, वो पैटर्न जो है वो 100% सेम रहेगा इस क्वेश्चन पेपर का जो होने वाला है। और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताऊँगी, और उसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने ही हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में, जो कि तुम्हारा कल होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा, पेपर का नाम है हमारा BEGLA, जिसको बेगला बोलते हो तुम लोग, 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। ये हमारा जो पेपर का नाम होने वाला है। इसका ना इस पेपर की एक खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा ना ग्रामर वाला पेपर है। ठीक है, जिसकी ग्रामर अच्छी है, ग्रामेटिकली अगर तुम लोग ठीक हो तो इस पेपर में तुम बहुत अच्छे मार्क्स ले जाओगे, नो डाउट। ठीक है, बट अगर थोड़ी सी भी ग्रामर कमज़ोर हो गई ना, तो फिर मार्क्स भी उसी हिसाब से आएंगे। तो इस पेपर की अच्छे से तैयारी करके जाना। बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ करनी है आपको, थोड़ा सा लॉजिकल चलना है, एंड यू आर गोइंग टू गुड टू गोइंग। ओके, सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो इसमें क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन है ना, वो मैं बता देती हूँ। पहले तो लिखो, नोट देख लेना। और क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं। बट जो पहला क्वेश्चन है ना, वो देखो, वो है ये मैचिंग करने वाला है। ये है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉलम ए में, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर है, जैसे कमेंडेशन है। ठीक है, कमेंडेशन एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ना यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं, ये इन सब में से आपको मीनिंग ढूंढने हैं। ठीक है, ये हैं GHIG, 10 ये दिए हुए हैं। इनमें से एक साइड में आपको वर्ड दिए हुए हैं, ये वाले इधर वर्ड्स होंगे और इधर लिखे होंगे मीनिंग। तो वो आपको ना मैच करने हैं, मिलान करने हैं। जैसे हिंदी में तुम लोग करते हो ना, उचित मिलान करें, वही करना है यहाँ पे। और ये तो इतना ईजी है कि आप लोग आराम से 10 नंबर ले लोगे, इसको तो खोना ही मत। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, तो मैं सीधा सीधा ना इनके आंसर्स लिख देती हूँ। ठीक है, मान लो ए का जो भी आंसर है, मैं यहाँ पर मान लीजिए ए का आंसर यहाँ पर सेकंड आ गया, तो मैं इस तरह से लिख दूँगी। ठीक है, तो आप लोग फिर आराम से इस वीडियो को धीरे करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से उसको बाद में एनालाइज कर लेना। ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगी तो यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि कुछ कहीं पर दिए हुए हैं, कुछ किसी पेज पर है, तो लंबी भी हो जाएगी वीडियो और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसके आंसर्स लिख देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने आप उसको चेक कर लेना कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग होने वाला है। सो जो यहाँ पर वर्ड जो कॉलम ए में है, रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी, इसका जो आंसर है, जो यहाँ पर कॉलम बी में जो लिखे हुए हैं, मैं इसके साथ ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टेंजिबल। ओके, जो 6 पॉइंट पर, जो कॉलम बी में 6 पॉइंट पर जो लिखा हुआ है, वो इसका आंसर है। रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी इज़ टेंजिबल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सेकंड है, बी का आंसर है क्रेडेंशियल्स, जो कॉलम बी के फिफ्थ नंबर पर लिया हुआ है। सेकंड है ऑर्नामेंटल्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यूज़, इसका तो यहाँ पर ही दिया हुआ है, फ्रिल्स हो जाएगा यहाँ पर सी का। ठीक है, एंड जो डी है, डी का भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, थर्ड। ठीक है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ई का हो जाएगा आर्टिफैक्ट। ठीक है, आर्टिफैक्ट हो जाएगा। फिर है हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा आपका एफ का आंसर हो जाएगा आपका एन ऑफिशियल अवार्ड फॉर अ रिकमेंडेशन, हो जाएगा कमेंडेशन। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बी का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। जी, एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स विल बी, आपका आंसर हो जाएगा कंसाइज। ठीक है, एंड कमिंग बिफोर विल बी प्रायर, इसका आंसर ही हो जाएगा। आई जो है पीपल इन चार्ज ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़, रिक्रूटर्स। ठीक है, और स्टार्टिंग का हो जाएगा इनिशियलाइजिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप इसको एक बार देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा सेंटेंस मेकिंग का।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ही पैटर्न रहेगा। आपको इस तरह से कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, इनको इन वर्ड्स की हेल्प से आपको सेंटेंस बनाने हैं। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं तो आपको सेंटेंस बनाने हैं। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। हर एक जो सेंटेंस होगा वो 2 नंबर का होगा। इनोवेटिव, क्रिएटिविटी, एम्बिशन, टीम वर्क, डेडिकेशन। आई होप तुम सबको इनके मीनिंग्स पता हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इनके साथ साथ आपको एक एक सेंटेंस में बना के दिखा देती हूँ, बाकी आप और अच्छा बेहतर बना सकते हो तो दैट विल बी फार बेटर। बट फॉर एग्जांपल मैं एक एक सेंटेंस यहाँ पे सबका बना रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, तुम लोग और अच्छे बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ है लाइक इनोवेटिव। हर इनोवेटिव अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हेल्प्ड द कंपनी, ठीक है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होती है? कुछ नया बनाना। किसी के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है कि कुछ ना कुछ नया बनाने की एक ना लगन सी रहती है, तो क्रिएटिविटी होती है। द क्रिएटिविटी ऑफ एनी वन डिस्प्लेज इन देयर आर्ट वर्क। फिर है एम्बिशन, हिज एम्बिशन टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर। टीम वर्क, माई ग्रुप हैज़ अ गुड सेंस ऑफ टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क जैसे काम करती है। डेडिकेशन, वी वर इम्प्रेस्ड बाय हिज डेडिकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमेशा आता है, ये तो आप 10 नंबर आराम से ले सकते हो। बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते, छोटे छोटे बना दो, कोई बात नहीं, बट बना के ज़रूर आना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही आएगा इस तरह से, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी ग्रामर शुरू हो गई है, वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही ग्रामर का है आपका, बट चलिए देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं आगे आपके सामने, अब ये बनाने हैं। 10 नंबर के आ गए हैं आपके। ये जो आपको दिए हुए ना, ये एक्टिव वॉइस में दिए हुए हैं, आपको पैसिव वॉइस में यहाँ पे लिखना है। आंसर में कैसे लिखेंगे? आंसर एंड फर्स्ट, ठीक है। उसके आगे जो आप पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, वो यहाँ पर आपको रिप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका हम बना के देखते हैं। द टीचर इज़ टीचिंग द कोर्स। द टीचर, ठीक है, द टीचर इज़ टीचिंग द कोर्स। ये यहाँ पे 3 पार्ट्स में बट गया है। तो जब आपको आप अगर इसको हिंदी में समझेंगे तो द टीचर टीचिंग द कोर्स, टीचर जो है वो कोर्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसको आप जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये सेंटेंस चेंज होके बन जाएगा। पैसिव वॉइस में जब आप इसको चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस बनेगा द कोर्स इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो यहाँ पर जो टीचर है ये सब्जेक्ट है, और जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो द एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। ओके, सो द कोर्स इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। राम ड्रॉज द पेंटिंग। तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो राम है, जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, राम ड्रॉज द पेंटिंग, तो जब आप इसको बदलेंगे कि जो एक काम हो रहा है, जो एक काम जो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, जो ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, ये जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे कि द पेंटिंग द पेंटिंग इज ड्रॉन बाय, कौन है यहाँ पर? राम, ठीक है। ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। थर्ड है, एवरीवन लाइक्स स्वीट्स। सबको स्वीट्स पसंद हैं। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें एवरीवन हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और जो स्वीट्स हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ठीक है। तो जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये दोनों हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज होंगे। जो यहाँ पर हम जो एक क्रिया होने वाली है उसको फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो, जब ये दोनों चीज़ें आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे ना, तो वो जो ये जो लाइक्स है कि क्या हो रहा है, वो जो यहाँ पर हमारा पैसिव वॉइस में हम बदल देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा स्वीट्स आर, ठीक है, लाइक्ड बाय एवरीवन। ओके, हो गया हमारा, ये भी बन गया। फिर है, श्याम इज़ बाइंग अ न्यू हाउस। ओके, श्याम
बाइंग अ न्यू हाउस। अब तुम्हें पता चल गया होगा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और किस चीज़ को यहाँ पर बदलना है, किस चीज़ के साथ जो है वो परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस कहाँ पर हो रही है, किसके साथ हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ का आंसर आप लिखेंगे, तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे अ न्यू हाउस इज बीइंग, क्या बाइंग का क्या हो जाएगा, बॉट। बॉट बाय, कौन ले रहा है, श्याम। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। लास्ट है, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट्स, कि क्या तुमने अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप देख ले रहे हो और ये परफॉर्म क्या हो रहा है, काम, कुछ चीज़ परफॉर्म हो रही है ना यहाँ पे। सो इसको जब आप बनाएंगे तो इसका जो चेंज करेंगे तो आप जो जो हमारा ये हैव है ये तो हैज़ में चेंज हो जाएगा। हैज़ योर असाइनमेंट्स, हैज़ योर असाइनमेंट्स, ठीक है, बीन कंप्लीटेड, ठीक है, बाय किसके ज़रिए, यू। ठीक है, ये हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसके जो जो फॉर्मेट्स हैं या फॉर्मूलाज हैं वो इनके पढ़ के जाना है, क्योंकि देखो 10 नंबर है, आसानी से आप लोग ले सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़े से इसके रूल रेगुलेशन पढ़ लेना, किस तरह से वो चेंज होते हैं। पहले हिंदी में ट्राई करना, ठीक है, कि अगर मान लो आप ये एक सेंटेंस मैं जैसे बोलती हूँ कि राम खाना खाता है, ठीक है, तो राम खाना खाता है, तो इसको आप हिंदी में अगर पैसिव वॉइस को हिंदी में चेंज करोगे तो क्या बोलेंगे, समझेंगे आप कि जो खाना है वो किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा, अगर मान लो आपको समझ में नहीं आते तो पहले इसको हिंदी में सोचना, फिर उसको हिंदी में ही पैसिव वॉइस बनाना, देन उसको ट्राई करना इंग्लिश में। ओके, ये उस केस की बात कर रही हूँ मैं जब बिल्कुल ही समझ में ना आए, जब बिल्कुल ही टाइम ही नहीं है कि कुछ पढ़ने का, कि ग्रामर पढ़ने का, तब ये थोड़ा सा आप ये ट्रिक लगा सकते हो, तो आपको कुछ नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बी पार्ट देख लेते हैं। बी में क्या करना है। सो ये जो बी पार्ट है ना, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। यहाँ पर आपको ना ये ब्लैंक्स जो है ये फिल करने हैं। कंप्लीट इट यूजिंग जीरेंड ऑफ जॉइन, ये इस तरह से आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, लाइक सेकंड में ये कंप्लीट यूजिंग जीरेंड ऑफ रेस्पॉन्ड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके जीरेंड यूज़ करने हैं आपको, और फिर जहाँ जो ये सेंटेंसेस हैं ये आपको फिल करने हैं। कितने ये यहाँ पर आपको 7, 8, 9, 10 दिए हुए हैं। 10 के 10 हम यहाँ पर करके देख लेते हैं कि किस तरह से आपको करने हैं। ठीक है, जीरेंड आएंगे, पेपर पैटर्न यही रहेगा आपको, ये वाला पहले हमारा ये पैसिव वॉइस हमने बना लिए हैं। अब जो ये सेकंड वाला है बी है, फिर इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड, ये भी 10 नंबर का आपका होने वाला है। सो फर्स्ट देखते हैं, थिंक केयरफुली बिफोर योर न्यू असाइनमेंट। ओके, कंप्लीट यूजिंग जीरेंड ऑफ जॉइन, तो आपको पता है जीरेंड में सीधा सीधा क्या लगता है, लास्ट में ING लगा दिया जाता है। ओके, तो आंसर होगा आपका थिंक केयरफुली बिफोर जॉइनिंग योर न्यू असाइनमेंट। ठीक है, देन सेकंड है, यहाँ पर भी जीरेंड ही लिखा हुआ है, यूज जीरेंड ऑफ रेस्पॉन्ड, तो रेस्पॉन्ड टू जॉब एडवर्टीजमेंट इज अ स्किल दैट फ्रेशर्स मस्ट लर्न, तो यहाँ पर भी सीधा सीधा क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्डिंग। ओके, तो जहाँ जीरेंड आपको दिख जाता है ना, समझ लो उसके पीछे आपने ING लगाना है और कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है। थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है। थर्ड है, प्लीज़ रिमूव द चेयर फ्रॉम द हॉल, एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल ऑफ ब्रेक, यहाँ पे आपको पार्टिसिपल्स यूज़ करने हैं, तो पार्टिसिपल्स के भी आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रेक का क्या हो जाएगा, सोचो थोड़ा सा। चलिए, इस ब्रेक की यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, ब्रोकन। ब्रोकन, प्लीज़ रिमूव द ब्रोकन चेयर्स फ्रॉम द हॉल, कि प्लीज़ जो हॉल है वहाँ से जो टूटी हुई चेयर है वो हटा दो, ये हो गया इसका मीनिंग। देन शी रीच्ड द पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, यूज एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स ऑफ मीट। ठीक है, यहाँ पर भी करना है। सो जो पार्टिसिपल्स हैं वो उसमें भी आपको करना क्या है, सीधा सीधा ING लग जाएगा। शी रीच्ड द मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ही तो करेंगे ना हम, मीट या मैट तो करेंगे नहीं। तो शी रीच द मीटिंग पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, कि वो अपॉइंटेड टाइम से ठीक पहले, उस टाइम से पहले वो पहुंच गई थी।
फिर है इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट दिस देयर इन्विटेशन, यूज़ मेन या इफ़, इनमें से कोई एक भरना है आपने। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे मेन क्लोज, यूज़ मेन क्लोज या इफ़ क्लोज यहाँ पर आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट वुड हैपन। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, क्या हो जाएगा अगर हम उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर सेम ऐसे ही है, व्हाट वुड हैपन इफ़ क्लोज के बाद आपको मेन क्लोज यूज़ मेन जो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसको आप बनाएंगे कि व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट क्या एक्सेप्ट, यहाँ पर भी आप सेम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, देयर इन्विटेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम 7th, इफ़ समबडी इन हियर विद अ गन आई वुड बी वेरी फ्राइटेंड। तो यहाँ पे पहले आप देख लो, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉक। ओके, वॉक की करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है यहाँ पर। तो इफ़ समबडी वॉक्ड, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, हाँ, इफ़ समबडी वॉक्ड इन हियर विद अ गन आई वुड बी वेरी फ्राइटेंड, ये हो जाएगा। 8th में, आई एम श्योर सतीश इफ़ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम। इसमें भी आपको करना क्या है? यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ पर भरनी है। तो आई एम श्योर सतीश वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, वुड अंडरस्टैंड, ये आ जाएगा यहाँ पर, एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम। नेक्स्ट देखते हैं आपका 9th आ गया, वी एप्रोप्रिएट मॉडल भरने हैं आपने। ओके, देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पर अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, वॉइसेस आ चुकी हैं, मॉडल्स आएंगे, ठीक है, और आपको सेंटेंस मेकिंग आएगा, वर्ब्स आएंगी, लेटर राइटिंग आएगा, ये मेन चीज़ें होने वाली हैं। ओके, सो वी डैश गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट, एप्रोप्रिएट मॉडल भरना है आपको। इसमें क्या आएगा कि वी मॉडल्स आपको पता है, वी वुड, शी, शैल, शुड, मे, माइट, ये सारे जितने भी आते हैं। तो मॉडल्स में आप क्या भरेंगे कि वी शुड गो केयरफुली द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट, कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले एक बार उसको केयरफुली गो थ्रू हो जाना चाहिए। ओके, 10th है, द ओपोनेंट्स सेट टू ईच अदर, क्या करना है इसमें? चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट यहाँ पर आपको या तो ऑपोजिट बिहाइंड में से कोई एक यहाँ पे आपको फिल भरना है, तो फिल करना है। तो अपोनेंट सेट टू ईच अदर, तो पहले तो ना थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करना है कि ये जो 2 वर्ड्स आए हैं ना, एक तो तुम्हें कंफ्यूज कर देंगे कि पीछे बैठना, ऑपोजिट बैठना। पीछे बैठना होता है किसी के पीठ के पीछे बैठना, ऑपोजिट होता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट आमने सामने बैठ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द ओपोनेंट्स सेट टू ईच अदर, तो यहाँ पर गलती से भी बिहाइंड मत कर देना, क्योंकि ओपोनेंट्स क्या होते हैं? ओपोनेंट्स कोई भी हो सकते हैं, या तो 2 प्लेयर हो सकते हैं, या कहीं पर कोई इंटरव्यू या इंटरव्यूअर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आते हैं ना द ओपोनेंट्स सेट, तो वहाँ पर आएगा ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट, कि एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, वो एक दूसरे के पीछे नहीं बैठता कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपोजिट आ जाएगा। ये हमारा सेक्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट, शायद आने वाले हैं। हाँ, शॉर्ट नोट में हम आ गए हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। फिर जो आपका एक जो पैटर्न जो हम अभी तक बात कर रहे हैं ना, उस पैटर्न में आपका आएगा शॉर्ट नोट्स। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग अराउंड 150 वर्ड्स। ओके, ये आपका एक जो है वो 10 नंबर का होने वाला है, तो बोले तो 20 नंबर जाने नहीं चाहिए। ठीक है, सोच के जाना, बैठ के लिखना आराम से किसके बारे में क्या लिखना है। तो देखो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। फिलहाल जो आ रहे हैं मैं उनकी बात कर लेती हूँ। एसेंशियल्स ऑफ गुड कस्टमर सर्विस, कि गुड कस्टमर सर्विस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई कुछ भी चला रहे हैं, आप डोमिनोज चला रहे हैं, ठीक है, तो एक गुड कस्टमर सर्विस के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये आपने बताना है। तो बेसिकली थोड़ा सा ये भी बता देना कि जो गुड कस्टमर सर्विस है ये क्या होती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, जो गुड कस्टमर सर्विस होती है ना, थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हेन अ बिजनेस ट्रीट्स कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर की बात हो रही है ना,
with respect and kindness. Also tries to help them in a way that makes them valued, okay, and heard. ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप जो हम बात कर रहे हैं गुड कस्टमर, अच्छी ग्राहक सेवा, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, कि जब कोई भी व्यवसाय होता है ना, जो वो ग्राहकों के साथ रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट के साथ साथ काइंडनेस, वैल्यूड, ठीक है, दयालुता, वैल्यूड, काइंडनेस के साथ पेश आता है और उन्हें इस तरह से मदद करता है जैसे उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें जो है सुना जा रहा है और उनको वैल्यू दी जा रही है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग मॉल में जाते हो, मॉल में जब तुम किसी भी सेक्शन में जाते हो, मान लो कपड़ों के सेक्शन में जाते हो, तो वहाँ जैसे ही तुम लोग पहुँचते हो ना, वहाँ पर 2-3 सेल्समैन आ जाते हैं। क्यों आते हैं? ताकि वो आपको वैल्यू दें, आपको ये महसूस हो कि आपको वैल्यू दी जा रही है और आपकी सुनी जा रही है। वो पूछते हैं ना, सर मैम क्या चाहिए आपको, आप अपना प्रोडक्ट बताते हो, आपको ढूंढ के देते हैं, ठीक है, और आपकी बात की वैल्यू की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप ही ढूंढते हो, हमें नहीं पता कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो ये होती हैं गुड कस्टमर सर्विसेज के कुछ एसेंशियल्स। तो इनको मैं एक एक पॉइंट करके यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये मैंने 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं इसके लिए। पहला है हमारा क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन एक्टिवली एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड्स। कस्टमर की नीड सुनी जाती है ना। एंड प्रोवाइडिंग क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन हेल्प इन रिजॉल्विंग इश्यूज एफिशिएंटली एंड प्रिवेंटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ठीक है, ये आप लिख देंगे यहाँ पर। जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल बैंक कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का, वो क्रेडिट कार्ड जो है आप उसका बिल भरना भूल गए हैं, आपको लग गया है चार्जेस, फ़ाइन लग गए हैं आपको। तो आप जब बात करेंगे ना, आप कहाँ पर बात करेंगे? कस्टमर केयर पर बात करते हैं, कस्टमर केयर पर फ़ोन करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको क्या दी जाती है? हेल्प दी जाती है कि आपके जो इश्यूज़ हैं उसको सुलझाया जाता है। आप उनको बात करते हैं कि भाई आप मिस हो गया आपसे वो बिल भरना, या फिर कहीं पर आप कहीं पर बिज़ी थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो क्लियर कम्युनिकेशन होता है ना, उसके ज़रिए जो कस्टमर केयर जो सर्विस है वो आपकी पहले बात सुनेगी पूरी, आप अपने प्रॉब्लम उनको बताओगे, उसके बाद जो कस्टमर्स जो सर्विस वाले हैं वो आपको आपकी पूरी हेल्प करने के लिए आपको आपकी बात सुनेंगे, आपको वैल्यू देंगे, और जितना आप के लिए मतलब जो हेल्प हो सकती है उनकी, वो आपको पूरी हेल्प करते हैं टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर कम्युनिकेशन कि वो अपनी बात, कस्टमर सर्विस वाले अपनी बात पूरी आपको बताएंगे और आपकी पूरी बात सुनेंगे, टू गिव यू वैल्यू, टू हर्ड यू एंड टू गिव यू रेस्पेक्ट। ओके, ये होते हैं गुड कस्टमर सर्विसेज की पहचान। सेकंड है एम्पैथी एंड पेशेंस। एम्पैथी और पेशेंस में क्या होगा कि जो एम्पैथेटिक सर्विसेज होती है ना, दैट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स इमोशंस एंड कंसर्न्स। ओके, इमोशंस और कंसर्न्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे डेमोन्स्ट्रेटिंग पेशेंस स्पेशली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दैट हेल्प्स टू काम फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं ना जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। तो जो होता है, जो सर्विसेज होती है ना, इनका काम होता है उनको पेशेंसफुली सुनना और उनके साथ सहानुभूति रखना, और ये सारी चीज़ें करते हुए उनका जो उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। थर्ड है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है कि अ गुड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, किसी भी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे शुड पॉजेस इन डेप्थ नॉलेज। उनको होनी चाहिए डेप्थ नॉलेज, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की, जब वो किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड दीज थिंग्स इनेबल्स देम टू ऑफर यूजफुल एडवाइस एंड रिजॉल्व इश्यूज इफेक्टिवली। इसका ये फ़ायदा होता है, जब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। फिर है टाइमलाइंस। टाइमलाइंस के बारे में ये होता है कि टू रिस्पॉन्डिंग, किसको? कस्टमर को, मतलब कि कस्टमर को रिस्पॉन्ड करना उसकी इंक्वायरीज़ के बारे में, उसकी कंप्लेंट्स के बारे में, जो कि एसेंशियल्स हैं।
क्विक जो रेजोल्यूशंस होती हैं दैट शोज रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स टाइम एंड बिल्ड्स ट्रस्ट। मतलब ये है कहने का कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेरी आती है सर्विस कस्टमर सर्विस के पास, ठीक है, कई बार तुमने देखा होगा जब तुम लोग चाहे क्रेडिट कार्ड हो गया या बैंक के बारे में कुछ पूछना है या फिर आपको अपना फ़ोन रिचार्ज कराना है, कई बार क्या होता है ना कि हम फ़ोन करते ही रहते हैं वो उठाते ही नहीं है, बेल जाती रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो बॉन्ड होता है ना, जो ट्रस्ट होता है कंपनी के साथ, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। ठीक है, सो हर कस्टमर ये चाहेगा कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका क्विक सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर और कंपनी के साथ एक ट्रस्ट का जो बॉन्ड होता है ना वो बनता है। फिर है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म होता है कि मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल डिमीनर एट ऑल टाइम्स, जैसे कि इन सम टाइम डीलिंग विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दैट एश्योर्स द कस्टमर्स फील रिस्पेक्ट एंड वैल्यूड। ठीक है, तो आप कोई भी कोई भी एक रीज़न उठा लेना, ठीक है, गुड कस्टमर सर्विस के लिए, तो आप अपने आप आपको पॉइंट्स बन जाएंगे। अब कुछ भी ले लेना, आप चाहे इग्नू को ही ले लेना ठीक है, जब तुम इग्नू के जो मैदानगढ़ी में जब तुम लोग फ़ोन करते हो ना, उस टाइम जो तुम्हारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, जब फ़ोन नहीं उठाता कोई, कोई आपको ढंग से बात नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता, बस वही टॉपिक लेके तुम ये क्वेश्चन कर दोगे कि भाई क्या क्या होनी चाहिए उस टाइम, तुम्हें क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है तुम्हें उस टाइम एज अ कस्टमर, और इग्नो को समझना एक कंपनी। ठीक है, तो तुम ये आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ओके, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क प्लेस एटिकेट्स। तो ये वो होता है जब जहाँ पर वर्क प्लेस होता है ना, ऑफिस, वहाँ पर किस तरह के एटिकेट्स होने चाहिए, किस तरह व्यवहार करना चाहिए। वो होता है ना कि जैसे वो बड़े बोलते हैं कि जब घर में रहो तो एटिकेट्स होने चाहिए, तमीज़ से बोलो, सबके साथ प्यार से रहो, रिस्पेक्ट करो, वो सारी चीज़ें। तो वो तो घर की बात हो गई, बट आपको वर्क प्लेस पर कैसे रहना है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैंने ये एक छोटा सा एक ग्राफ बनाया है, प्लीज़ हंसना मत, थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी है। सो वर्क प्लेस एटिकेट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्क प्लेस है, ठीक है, मान के चलना ये हमारा ऑफिस है। तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले तो ये समझो कि वर्क प्लेस एटिकेट होता क्या है। वर्क प्लेस एटिकेट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स और मैनर्स। ठीक है, यही होता है ना, बिहेवियर्स और मैनर्स किस लिए होते हैं, दैट प्रोमोट अ प्रोफेशनल एंड रेस्पेक्टफुल वर्किंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर एक प्रोफेशनली और एक रेस्पेक्टफुली एनवायरनमेंट, काम करने का एनवायरनमेंट बनाया जा सके। और ये हेल्प करता है टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नहीं अमंग कहाँ पर, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट एंड क्लाइंट्स। ओके, ये हो गया हमारा वर्क प्लेस एटिकेट्स कि एक ऐसी जगह, वर्क प्लेस एटिकेट्स उन चीज़ों को रेफ़र करता है जहाँ पर कुछ दैट रेफर्स टू द सेट ऑफ, आप बोल सकते हैं एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स और मैनर्स। और ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनली और रेस्पेक्टफुली वर्किंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करते हैं। एक ऐसा माहौल बनाते हैं ऑफिस में जहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, वहाँ पर एक प्रोफेशनल और एक रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाया जा सके, इसलिए वहाँ पर बिहेवियर और मैनर्स की बात की जा रही है। और ये कौन कौन होते हैं, इसमें कौन मिलकर करता है ये सारे काम, वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के क्लाइंट्स तो खैर आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल्स हैं वर्किंग प्लेस के, वो मैंने यहाँ पर ये ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश की है। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गया, रिस्पेक्टफुल पर्सनल स्पेस, टीम कोलैबोरेशन, ड्रेस कोड एंड हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेशनली और पंचुअलिटी। ये है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, कम्युनिकेटिंग एनीथिंग क्लियरली और रिस्पेक्टफुली, ठीक है, वेदर थ्रू, हम किस तरह से करते हैं वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन कैसे होता है, ईमेल के जरिए, मीटिंग्स के जरिए और फ़ोन कॉल्स के जरिए, दैट इज़ फंडामेंटल्स किसी भी वर्क प्लेस के। ऑल्सो लिसनिंग एक्टिवली और अवॉइडिंग इंटरप्शंस ऑल्सो फोस्टर म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। फिर है रेस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस होता है, हर किसी का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है ना,
तो इसके बारे में आप लिखेंगे कि इन अ डाइवर्स वर्क प्लेस, मान लीजिए आपको काम करना होता है, तो एक ये इम्पोर्टेंट होता है टू रेस्पेक्ट अदर्स फिजिकल और इमोशनल बाउंड्रीज। ठीक है, इमोशनल और दूसरा बोला मैंने फिजिकल। ठीक है, फिजिकल बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करना। कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस में जो बिल्कुल ही सट के खड़े रहते हैं, वो दूसरे की जो पर्सनल स्पेस होता है उसकी वैल्यू ही नहीं करते। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर काम करने वालों को असहज महसूस कराती है। ओके, ये नहीं होना चाहिए। तो दीज थिंग्स इंक्लूड्स मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, ठीक है, टू ईच अदर। तो ये होता है पर्सनल स्पेस, ये होना चाहिए। फिर है आपका पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी तो आपको पता है ना, अराइविंग ऑन टाइम एनीवेयर फॉर वर्क मीटिंग और अपॉइंटमेंट्स। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि ही और शी इज़ अ प्रोफेशनली पंक्चुअल। ओके, एंड दिस थिंग हेल्प इन मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी और सेटिंग अ पॉजिटिव एग्जाम्पल। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है टीम कोलैबोरेशन। टीम कोलैबोरेशन क्या होता है? जैसे टीम वर्क होता है ना, वैसे ही टीम कोलैबोरेशन, टीम वर्क में लिख देती हूँ। सो इसमें होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक जो कलीग होते हैं ना ऑफिस में, उनको कोऑपरेट करना, सपोर्ट करना। ठीक है, टू अचीव अ कॉमन गोल। भाई कहीं पर काम करने का, ऑफिस में काम कर रहे तो सबका एक गोल होता है ना, तो गोल अगर आप अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको एज ए टीम वर्क काम करने पड़ेगा। और ऑफरिंग हेल्प, दूसरे जिनको जो नीडेड हैं, कुछ ऑफिस में ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको ज़्यादा नीड होती है हेल्प की, उनको हेल्प करना टू मेंटेन अ प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। ओके, फिर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड पे आएगा कि हर ऑफिस का एक ड्रेस कोड होता है, किसी किसी में नहीं होता है, बट मोस्टली ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पर उनकी अपनी पर्सनल एक उनको यूनिफॉर्म दी होती है। सो अडेयरिंग टू द कंपनीज ड्रेस कोड। हम जब ड्रेस कोड की बात करते हैं तो वेदर फॉर्मल और कैजुअल दोनों ही बारे में हम बात कर रहे हैं। इट शोज रेस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड हेल्प मेंटेन अ प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। ड्रेस कोड भी जो है ना, वो किसी भी ऑफिस का, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर को मेंटेन रखने में, उसको रिस्पेक्ट देने में हेल्प करती है, और मेंटेन अ प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर को भी बनाए रखने में हेल्प करती है ड्रेस कोड। ठीक है, चाहे वो फॉर्मल हो या फिर कैजुअल हो। फिर है हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोफेशनली। हर ऑफिस के अपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ मतभेद होते हैं, तो उनको प्रोफेशनली सुलझाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कहीं किसी भी वर्क प्लेस में काम करते हुए। सो डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं हर जगह ना, डिसएग्रीमेंट्स शुड बी एड्रेस्ड रेस्पेक्टफुली। कि कुछ लोगों में, या जो जहाँ पर काम कर रहे होते हैं ना लोग, तो वहाँ पे जो कलीग्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके वो ओपिनियन एक जैसे हों। एक जैसे होंगे तो आपकी जो एक काम करने की गति है ना, जो इंसान को एक सोचने की एक जो यूनिवर्स ने, एक नेचर ने जो हमें एक ब्रेन दिया है, ब्रेन का मतलब होता है कि कंटिन्यू सोचते रहना, काम करते रहना। लेकिन अगर मान लो कहीं पर लोग, एक ऑफिस में सारे लोग एक जैसा ही सोचने लगेंगे, इसका मतलब वो जो है वो डमी बन चुके हैं, रोबोट बन चुके हैं। लेकिन ह्यूमन है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, हर एक का अपना व्यू होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनको रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना चाहिए और प्राइवेटली एड्रेस करना चाहिए। मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई बात हो गई है, ठीक है, तो जो वहाँ का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ है, जो भी एडमिन वाले होंगे, उनको उन दोनों की बात सुननी चाहिए। और जो भी अगर मान लो कुछ भी चीज़ें उनको सोल्व करनी है तो वो प्राइवेटली कराना चाहिए। ये नहीं कि सारे ऑफिस के बीच में खड़े होकर उनको डांट दो, धमका दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेटली उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। सो अवॉइडिंग गॉसिप्स एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स कामली ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग अ हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। वर्क एटिकेट्स, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर खुद बना लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो आप इसको डबल स्टार दे देना। ठीक है, 3 भी दे देना, कोई बात नहीं, क्योंकि एक जो जॉब लेटर है वो हमेशा आता है। प्रिपेयर अ ब्रीफ CV, जिसको करिकुलम वाइटे भी बोलते हैं, फॉर अ जॉब दैट यू विश टू ज्वाइन। Organize your points under various headings like educational qualification, professional experiences, etc. तो ये जो CV बनाने का है ना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। एक जॉब लेटर का है जो यहाँ पर नीचे आने वाला है, ये भी मैं कराऊंगी। बट ये CV हमेशा आएगा। CV की अच्छे से तैयारी करके जाना।
इसमें पूछा है कि आपको ना अपना एक सीवी बनाना है किसी जॉब के लिए, जो भी आप वट एवर यू लाइक, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स अंडर वेरियस हेडिंग्स। उसको इस तरह से जो पॉइंट्स आप लिखेंगे अपने सीवी में, उसको थोड़ा सा ना हेडिंग वाइज ऑर्गेनाइज करना है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है, फिर अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है। इस तरह से आपको बना के अपना सीवी बनाना है। तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ, आप उसको और अच्छे से बना के देखना। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि 10 नंबर का है तो इसको खोने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी आपको बनानी है ना, पढ़ लिख के फिर बाद में सीवी तो बनानी ही है। जब जॉब के लिए जाया करोगे इंटरव्यूज़ देने, तो भी तो काम आएंगी ना ये चीज़ें। सो ये हम कर लेते हैं। सो देखो, आप इसको जब स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे ऊपर लिखेंगे अपना नाम, ओके। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या आ जाएंगे, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ओके। एड्रेस रियल नहीं लिखना है, कुछ भी बना के लिख देना। करियर ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखेंगे यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव्स, और फिर यहाँ पर आप अपना मैटर लिखेंगे, ठीक है। मैटर में क्या लिख सकते हैं कि अ हाईली मोटिवेटेड एंड रिजल्ट ड्राइवन इंडिविजुअल सीकिंग द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये आप लिखेंगे। एंड इन अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन अप्लाई माई कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज सक्सेस। ये आप यहाँ पर करियर ऑब्जेक्टिव में लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में लिखेंगे आप, अगर आपने मान लीजिए एमबीए किया है, ठीक है, एमबीए। सो एमबीए में लिखेंगे आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन मार्केटिंग, ओके। मार्केटिंग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग की जॉब है, ओके। देन आपने कब की थी, आपने इसके बाद आप ग्रेजुएशंस लिखेंगे। आप सॉरी, अभी हम एमबीए की बात करें तो मार्केटिंग में आप बताएंगे आपने मार्केटिंग जो एमबीए की है वो मार्केटिंग में की है। उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो बता देंगे, ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे अपनी ग्रेजुएशन के बारे में, अगर आपने बीकॉम की है, बीबीए किया है, जो भी है। फिर यहाँ पर कॉलेज का नाम, आपकी ग्रेजुएशन में कितने कौन से ईयर में किया था आपने, कौन से साल में किया था, ठीक है, और कितने परसेंटेज आपको मार्क्स मिले थे, ये हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ओके। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सॉरी एक्सपीरियंस लिखेंगे आप, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं मार्केटिंग इंटर्न। मार्केटिंग इंटर्न के रूप में आपने काम किया था, कहाँ पर किया था, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी कंपनी लिख दीजिए, एबीसी कॉरपोरेट, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। कब किया था, जून 2022-23, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं इसी को ना कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पर, तो उसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि असिस्टिंग इन क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। मतलब आपने किस किस चीज़ के लिए जब आप इंटर्न थे आपने क्या क्या वहाँ पर पढ़ा था। सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि मैनेज्ड सम सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड इंक्रीज इंगेजमेंट बाय 20-30%। इस तरह से आप अपनी ये बता सकते हैं। फिर सेल्स एसोसिएट्स, ये लिख देंगे आप। सेल्स एसोसिएट्स में आप क्या लिखेंगे, सेल्स एसोसिएट में आप बता देंगे कि कोई भी एक कंपनी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, XYZ लिमिटेड, और टाइम बता दीजिएगा आप 2020 से मान लीजिए मई 2022 जून 2023 तक, ये आप टाइम लिख देंगे यहाँ पर सेल्स एसोसिएट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अपने स्किल्स के बारे में। स्किल्स भी तो बतानी होती है ना, तो स्किल्स में आप क्या लिखेंगे, आप बता सकते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बता सकते हैं आप, कुछ भी बता सकते हो, ये तो मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको। सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया और मैनेजमेंट के बारे में आप लिख देना। फिर मार्केट रिसर्च के बारे में आप लिख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए बता सकते हो आप यहाँ पर, जिसमें आपको एक्सेल आता है, वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है। ये आपकी स्किल्स हैं, स्किल्स बतानी है बेसिकली आपको क्या क्या आता है। फिर लैंग्वेज,
कौन कौन सी भाषाएं आती है आपको, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, जो भी आती है आपको, स्पेनिश आती है स्पेनिश लिख दो, वो सारी यहाँ पर आपको बतानी है। रेफरेंस में लिखेंगे आप अवेलेबल कि अवेलेबल अपॉन रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे कि दिस CV, ये जो आपने लिखा है ना, दिस CV हाईलाइट्स की एस्पेक्ट्स ऑफ माय एजुकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस और स्किल्स टेलर्ड फॉर अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल। यहाँ तक हो गया। लेट मी नो इफ़ यू वुड लाइक टू मेक एनी चेंजेस, इतना लिख के आपका ये CV हो गया ख़त्म, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेना। CV हमेशा आता है बनाने के लिए, ये तो आपको मतलब रखा मिलेगा आपको, ओके। सेकंड नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो ये जॉब लेटर आ गया यहाँ पर, ये भी आपको 200% मिलेगा आपके एग्ज़ाम में जब कल जाओगे ना। प्रिपेयर अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फर्म। देखो ये जो आप लिखोगे ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया है ना क्वेश्चन 5th में, तो वैसा ही आपको जॉब एप्लीकेशन बनाना है। सेम सारी चीज़ें वही रहेंगी, आपका नाम रहेगा, ठीक है, नेम, आपका उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, ठीक है, एंड योर एड्रेस, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप जब नीचे लिखेंगे, आप जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं ना, वो तो CV था, बट इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप ये जॉब लेटर लिख रहे होंगे तो आपको जो स्टार्टिंग में लिखनी है चीज़ें, तो आप आंसर जब लिखेंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, योर नेम, ठीक है, फिर नेम के नीचे अपना एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी और डेट। ये सारी सारी चीज़ें ना ये लेफ़्ट में रहेंगी आपके जो पेपर है, ये जो पेपर है इसके लेफ़्ट साइड में आपको लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे हायरिंग मैनेजर, जो मैनेजर हायर कर रहे हैं ना आपको, उनके बारे में लिखना है हायरिंग मैनेजर। नीचे जो कंपनी का नाम है, कोई भी कंपनी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC XYZ एनीथिंग, ठीक है, उसका कोई भी एड्रेस लिख देना, दिल्ली 92 कुछ भी कर देना, ठीक है, इंडिया। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो नेक्स्ट जो आप फिल करेंगे लेटर में वो होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, ये मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना। स्टार्टिंग करेंगे, डियर हायरिंग मैनेजर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एज एडवर्टाइज ऑन योर कंपनीज वेबसाइट, ठीक है, कि आपकी कंपनी के वेबसाइट पे जो एडवर्टाइज था उसकी वजह से मैं आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। विद अ मास्टर डिग्री, यहाँ पर आप अपनी मास्टर डिग्री बताएंगे, आपने MBA किया है मार्केटिंग में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है इन मार्केटिंग और सेल्स। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई पोजेस द क्वालिफिकेशन स्किल्स। अच्छा, मैं ये पूरा पढ़ूंगी नहीं, तुम लोग इसको देख लो और ध्यान से इसको आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख देंगे इन माई रिसेंट पोजिशन, ठीक है, ये आप इसको काट देना, इन माई रिसेंट पोजिशन एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन ABC कर दो, XYZ कर दो, कुछ भी कर दो। आई लेड मल्टीपल मार्केटिंग कंपनीज कैंपेन्स दैट रिजल्टेड इन ए 20% इंक्रीज़, कि मैंने कहीं पर मार्केटिंग कंपनी थी ये वाली जहाँ पर मैंने काम किया था, तो वहाँ पर मैंने 20% का जो है कैंपेन किया था मार्केटिंग के लिए, तो उसमें इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्ट अवेयरनेस के बारे में। तो ये सारा आप यहाँ पर बता देना, ये पूरा देख लो तुम, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख के रख लेना, तो ये आपको ऐसे बना के रखना है, ठीक है। लास्ट में थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, योर सिंसियरली, अपना नेम, और ये क्वेश्चन हो गया, लेटर हो गया यहाँ पर ख़त्म, ओके। इस तरह से आपको लेटर लिखना है। और लेटर हमेशा आता है जॉब एप्लीकेशन के लिए, कुछ भी आ सकता है, यहाँ मार्केटिंग मैनेजर आ जाएगा या कुछ भी डाल देंगे वो, बट जॉब लेटर आएगा ही आएगा, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। 7th में क्या पूछा है, यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन बच गए हैं। यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन अ रेप्यूटेड इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको ना एक इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, किसके लिए, एक रिसेप्शनिस्ट के लिए, ठीक है। राइट 10 क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड एंड योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं कि जब आप इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे इंटरव्यू देने, तो आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो 10 क्वेश्चन लिखने हैं और उन 10 के आपको आंसर्स भी लिखने हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है।
इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे, आपका जो 7th आंसर है, इसके लिए मैं एक साइड में क्वेश्चंस लिख देती हूँ, ठीक है, कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप आंसर्स क्या देंगे वो, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा समझना इस चीज़ को। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी फटाफट। सो ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और आपको इनके आंसर्स देने हैं। मैं आंसर्स आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। वो आंसर्स आपको एग्ज़ाम में भी लिखने हैं। सो जब आपका जो इंटरव्यू होगा तो आप जब सोच रहे होंगे ना कि आपसे कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो पहला आपका क्वेश्चन होगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो आप अपना नाम बताएंगे, ठीक है, आप अपनी डिग्रीज़ के बारे में बताएंगे कि आई एम ग्रेजुएट, कुछ भी नाम बता सकते हैं, आई एम रुचि शर्मा या आई एम कनक, आई एम ग्रेजुएट विद ए डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड आई एम हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये आप अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और आई हैव previously worked in a customer facing roles where I developed a passion for assisting people and providing them excellent service। ये आपका हो गया, आपने अपने बारे में बता दिया। फिर वो पूछेंगे वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एज ए रिसेप्शनिस्ट, आप एज ए रिसेप्शनिस्ट क्यों काम करना चाहते हो। आप लिखोगे कि आई इन्जॉय इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड एंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट का काम होता है ना पब्लिक डीलिंग करना, तो इसलिए आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। द रोल ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट अलाइन विद माई स्किल्स इन कम्युनिकेशन और मल्टीटास्किंग, जो ये रोल है रिसेप्शनिस्ट का, ये जो मेरी स्किल्स है उसके साथ फिट बैठता है मल्टीटास्किंग में और कम्युनिकेशन के तौर पर। और आई बिलीव आई कैन मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर क्लाइंट्स एंड विजिटर्स, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या जानते हो। तो आप बताएंगे कि आपका आंसर होगा आई अंडरस्टैंड दैट इंस्टीट्यूट इज़ ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कहाँ गया, ये रहा, इंग्लिश ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना। तो इसमें बताएंगे कि जो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो फोकस करता है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर, ग्रामर्स पर एंड वोकेबलरी पर, ठीक है। ये आप उनके इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा है कि जो उनका इंस्टीट्यूट है वो फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल, ग्रामर, एक वोकेबलरी, ठीक है। एंड यू ऑफर ए वैरायटी ऑफ कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल लेवल्स एंड हेल्प देम अचीव देयर लैंग्वेजेस, ठीक है। बेसिकली उसकी तारीफ़ करनी है और कुछ नहीं करना, कि बच्चों को अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस पढ़ाते हो आप लोग। आपका इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चों को उनके गोल्स की तरफ क्या करता है, एनकरेज करता है, ये आप इस तरह से बता सकते हो। फिर हाउ वुड यू हैंडल अ डिफ़िकल्ट कस्टमर और विजिटर, कि अगर मान लो कोई एक कुछ होते हैं ना इरिटेटिंग विजिटर होते हैं, कस्टमर भी होते हैं, उनको कैसे हैंडल करोगे। सो योर आंसर विल बी दैट आई वुड रिमेन काम, आप बताओगे कि मैं शांत रहूँगा या शांत रहूँगी। आई विल लिसन देयर कंसर्न्स अटेंटिवली एंड आई शो एम्पैथी, ठीक है। और आई वुड ट्राई टू रिजॉल्व द इशू विद इन माई कैपेसिटी और डायरेक्ट दैम टू द अप्रोप्रिएट पर्सन हु कैन असिस्ट दैम फर्दर, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज अ टास्क इन अ बिजी एनवायरनमेंट, कि अगर मान लीजिए आप जहाँ पर काम कर रहे हो तो उस बिजी एनवायरनमेंट में आप अपने काम को, आपका काम क्या है रिसेप्शनिस्ट का, उसको कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब आप अपने काम पर कैसे ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि आई बिलीव इन प्रायोरिटाइजिंग टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस, कि मैं जो अपना काम है ना वो एक मेरा जो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना उस पर मेरा बिलीव है, और मैं अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम को प्रायोरिटाइज करती हूँ। एंड आई मेक यूजेज ऑफ टू डू लिस्ट, मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है। लिस्ट बनाने से काम आसान हो जाता है ना। और टाइम मैनेजमेंट टूल्स टू इंश्योर एवरीथिंग कंप्लीट एफिशिएंटली एंड ऑन टाइम, टू डू लिस्ट बना देती हूँ मैं, और मैं टाइम मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से और अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाएं। फिर 6 क्वेश्चन होगा हाउ डू यू मैनेज योर टाइम व्हेन जगलिंग मल्टीपल टास्क। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप किसी जॉब के लिए अपॉइंट हुए हैं बट उसके अलावा भी आपसे और भी मल्टीपल काम जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, आप उसमें जगलिंग करते रहते हो, तब आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करोगे। तो आप लिखोगे कि आई मेंटेन अ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ठीक है। सेकंड पॉइंट ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, कि मैं ना एक स्ट्रक्चर शेड्यूल बनाऊंगी और जो बड़े काम होते हैं ना उनको छोटे छोटे स्मॉलर स्टेप्स में उनको
डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और मेरा जो फोकस रहेगा वो एक काम पर, एक टाइम पर, एक ही काम पर रहेगा। ओके, टू एंश्योर नथिंग इज़ ओवरलुक्ड। हो गया। 7th है, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद हैंडलिंग फ़ोन कॉल्स, कि फ़ोन कॉल्स को कैसे हैंडल करोगे। रिसेप्शन का काम होता है ना कि दिन भर में हज़ारों कॉल्स आती हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो प्रीवियस रोल है उसका, आई हैव हैंडल्ड अ वाइड रेंज ऑफ फ़ोन कॉल्स इंक्लूडिंग इंक्वायरीज़, कि मैंने हर तरह के फ़ोन कॉल्स को जो है हैंडल किया है अपनी प्रीवियस जो काम किए हैं उसमें क्या क्या होता था कि इंक्वायरीज़ के फ़ोन आते थे, अपॉइंटमेंट शेड्यूल के आते थे, और एड्रेसिंग जो कस्टमर कंप्लेंट्स आती थी उन चीज़ों को मैं एड्रेस करती थी या करता था। तो आई मेक श्योर टू आंसर कॉल प्रॉम्प्टली एंड प्रोफेशनली। ये हो गया आंसर। जो 8th क्वेश्चन है आपका, 8th ये है कि हाउ वुड यू डील विद कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि ऑफिस में कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस भी तो होती है ना, कुछ लोग लीक कर देते हैं, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप उन चीज़ों के साथ कैसे डील करोगे। इसका आंसर आप बताओगे कि आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन दिस रोल, ठीक है, और आई वुड इंश्योर दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज़ हैंडल्ड सीक्रेटली, सिक्योरली और शेयर्ड ओनली विद द एप्रोप्रिएट पर्सन, कि जो मैं ये बिलीव करती हूँ और मैं इम्पोर्टेंस समझती हूँ कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशंस की, ठीक है, और मैं उन्हीं लोगों तक शेयर करूँगी जो अप्रोप्रिएट होंगे और जो इन चीज़ों को लीक नहीं करेंगे, या जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को उन्हीं पर्सनल्स के साथ जो शेयर करूँगी जो इनको सीक्रेटली, सिक्योरली हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि तुम्हारी कमज़ोरियाँ क्या हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जब तुम लोग इंटरव्यू देने जाया करोगे ना जॉब के लिए, तब सेम तुमसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप बताओगे कि माई स्ट्रेंथ इंक्लूड्स एक्सीलेंट, आप अपनी स्ट्रेंथ में बताएंगे कि अपनी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। वीकनेसेस के बारे में आप बता सकते हो कि आई एम वर्किंग ऑन इट्स, कि मैं इस पर काम कर रही हूँ, कि ओवरली क्रिटिकल ऑफ माई वर्क, या फिर बट आई हैव बीन फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग अटेंशन टू डील विद एफिशिएंसी, ठीक है। तो वीकनेसेस में आप थोड़ा सा बता सकते हो कि अ वीकनेस, आई एम वर्किंग ऑन इट। आप बताना मत कि क्या वीकनेस है, बट आप ये बता सकते हो कि वीकनेस, बट कुछ वीकनेस हैं बट आई एम वर्किंग ऑन दैम, एंड बीइंग ओवरली क्रिटिकल ऑफ माई वर्क बट आई हैव बीन फोकसिंग ऑन बैलेंसिंग अटेंशन टू डील विद इट एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है, वाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजीशन, कि हम इस पोजीशन के लिए आपको हायर क्यों करें। तो आप बताएंगे कि आई ब्रिंग अ ब्लेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लाइंट्स और जो लोग होते हैं उनके साथ डील करना होता है, तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ और ए जेन्युइन डिज़ायर जो होती है ना, ये 3 चीज़ें जब होती है किसी में, तो वो एक परफेक्ट जो कैंडिडेट होता है इस जॉब के लिए किसी भी कंपनी में। आप बताएंगे कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट टू एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस विल कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग अ वेलकमिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, किसके लिए, फॉर क्लाइंट्स एंड विजिटर्स एट योर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये आपको जैसे यहाँ पर तो रिसेप्शनिस्ट के लिए आ गया ना, तो आपके लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जॉब आ सकती है या कोई भी मटेरियल दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, राइट एन आउटलाइन ऑफ ए प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है इस टॉपिक पर, योर टाउन, सिटी, विलेज, कुछ भी 10 नंबर का, ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे योर टाउन, या आप लिख सकते हैं माई टाउन, ठीक है। इस पर प्रेजेंटेशन आपको देनी है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे ना ये क्वेश्चन अबाउट योर टाउन के बारे में, जब प्रेजेंटेशन आप देना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ग्रीट करना है सबको, हेलो, वेलकम या फिर गुड मॉर्निंग, इस तरह से। फिर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है अबाउट टॉपिक के बारे में, कि टुडे आई विल बी टेकिंग अबाउट माई होम टाउन विच इज़, फिर उसका नाम लिखना, ठीक है, एंड इट्स अ प्लेस रिच इन कल्चर, हिस्ट्री एंड नेचुरल ब्यूटी, ख़त्म।
ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे लोकेशन एंड ज्योग्राफी, ये पॉइंट लिखेंगे। इसमें लोकेशन में लिखेंगे आप, यहाँ पर आपको मेंशन करना है वेयर इज़ योर टाउन योर विलेज इज़ लोकेटेड, जो भी स्टेट है, ठीक है, स्टेट है या कंट्री है, जो भी है वो लिखना है। ज्योग्राफी बतानी है, आपको डिस्क्राइब करना है कि इसके फीचर्स के बारे में, फिज़िकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। और सच एज जैसे इसके बाद नियर बाई क्या है, कोई रिवर है, कोई माउंटेन है या फिर कोई प्लेन्स है, ठीक है, कैसा है वो आपको ज्योग्राफिकली यहाँ पे बताना है। क्लाइमेट, वहाँ का वेदर क्या है, तो यू हैव टू ब्रीफली टॉक अबाउट द क्लाइमेट इन योर टाउन, ठीक है, आपके वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है जो आपका टाउन है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर, आपके जो टाउन है उसकी हिस्ट्री और कल्चर के बारे में लिखे। तो हिस्ट्री के बारे में बता देना कि यू हैव टू गिव अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द टाउन, ठीक है, इंक्लूडिंग व्हेन इट वाज फाउंडेड एंड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स आ जाएंगे। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे, उसमें आपको डिस्कस करना है कोई भी कल्चरल एलिमेंट्स सच एज लोकल फेस्टिवल बता देना वहाँ के, ठीक है, ट्रेडिशंस क्या क्या है, क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं वहाँ पर, दैट सेट टाउन अपार्ट करके। फिर फेमस लैंडमार्क्स, ठीक है, लैंडमार्क कि फेमस लैंडमार्क्स क्या क्या हैं वहाँ पर वो बता देना। तो हाईलाइट कर देना कुछ चीज़ें, कुछ फेमस लैंडमार्क्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन जो होते हैं किसी भी हर जगह हर स्टेट में होते हैं, जो जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन इन योर एरिया वॉट वो आप यहाँ पे बता देना। फोर्थ पॉइंट में आप बताएंगे इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इकोनॉमी में आप मेंशन कर देना लाइक की इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस, ठीक है, जो वहाँ पर लोकल इकोनॉमी को रन करते हैं। डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो रोड के बारे में बता देना वहाँ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, और हेल्थ केयर, इनके बारे में आप बता देना, ओके। एंड फिर एजुकेशन के बारे में आ जाएगा, एजुकेशन के बारे में बता देना स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन योर एरिया, ठीक है। नेक्स्ट होगा पीपल एंड लाइफस्टाइल, कि वहाँ के लोग, उनका जीवन लाइफस्टाइल कैसा है। तो पॉपुलेशन के बारे में बता देना कि पॉपुलेशन जो है वो अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल लिविंग इन द टाउन, उनका एज ग्रुप बता देना, ठीक है, और प्रोफेशन बता देना उनका, ओके, पॉपुलेशन के बारे में। फिर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के बारे में डिस्क्राइब्ड व्हाट लाइफ इज़ लाइक फॉर द पीपल हु लिव देयर इंक्लूडिंग कॉमन एक्टिविटीज़, लेजर स्पोर्ट्स, ठीक है, और कम्युनिटी स्पिरिट। लाइफस्टाइल क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं, मतलब किस तरह की लाइफस्टाइल है उन टाउन के लोगों की। नेक्स्ट लिखेंगे चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में आपको बताना है कि चैलेंजेस में क्या लिखेंगे, कि इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन कर देना। एनी चैलेंज इन योर टाउन फेसेस सच एज पोल्यूशन के बारे में बता देना, ठीक है, प्रदूषण के बारे में, और ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में आप बता देना कि पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, कि फ्यूचर की क्या प्रोस्पेक्टिव्स होने वाले हैं, अबाउट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर, ओके। उसके बाद इसको आप कंक्लूड कर देना, कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, 6th-7th पॉइंट बना देते हैं इसको। कंक्लूजन में लिख देना, आप बता देना रीकैप ऑल द की पॉइंट्स कवर्ड, जो भी की पॉइंट आपने कवर किए हैं वो बता देना। फिर एंड विद पर्सनल नोट, ओके, एंड विद एक पर्सनल नोट के साथ उसको एंड कर देना। क्या लिखेंगे उसमें कि ओवरऑल आई एम प्राउड ऑफ माई टाउन एंड इट्स यूनिकनेस एंड आई होप यू नाउ हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स चार्म एंड पोटेंशियल। थैंक यू, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट, पेपर कंप्लीट। थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।